तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसी प्रेरणा है जिसने सालों पहले ना ही हमारे देश को सिर्फ आज़ाद करवाया, बल्कि हम सबको एक ऐसी प्रेरणा दी, एक ऐसी देशभक्ति की सी फीलिंग दी, जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। और जब भी हमको आगे बढ़ना होता है या कुछ अचीव करना होता है, हमें कुछ पाना होता है, तो भी हम इस नारे के बारे में ज़रूर याद करते हैं। तो किस महान शख्स ने ये कही थी ये बात? कौन है ये महान शख्स? कहाँ जन्म हुआ? कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि हम सबसे छुपाए गए और शायद आज ये पता ना हो। तो मैंने इन्हीं सब फैक्ट्स को इकट्ठा किया है और मैं आपके सामने ये सारे फैक्ट्स शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखो और इन महान शख्स के बारे में भी आपको नॉलेज पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं जिस महान शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी साल 1897 में। जो जगह है, जो स्टेट है, वो है उड़ीसा ब्रांच, जो उस समय बंगाल डिवीज़न से सिचुएटेड थी। ठीक है, बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत ही स्कॉलर थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे, बहुत ही अच्छे थे। स्कूल, एकेडमिक्स में, कॉलेज में हमेशा से ही वो टॉपर रहे थे। इन्होंने ग्रेजुएशन में बीए किया है फिलॉसफी में, और ये जो कंप्लीट किया था इन्होंने किया था साल 1918 में, और ये फर्स्ट क्लास डिवीज़न से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। ये अपनी फैमिली के 9th मेंबर थे, क्योंकि इनकी फैमिली में टोटल 14 लोग थे, जिसमें ये 9वें मेंबर थे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पढ़ने में बहुत ही स्कॉलर थे, और इसके अलावा इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी दिया था, उसको क्लियर भी किया था, जिनमें इनकी 4th रैंक आई थी। लेकिन चूंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अगले ही साल रेजिग्नेशन भी दे दिया था। तो आप सोचिए कि कितना महान इंसान है थे। और इन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की और ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की, उसका भी एग्ज़ाम निकाला, लेकिन उसको रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करना नहीं चाहते थे। उस समय दौर ऐसा होता था कि दोस्तों, हम लोगों को हर चीज़ के लिए लड़ना होता था, और उस समय हमको आज़ादी भी नहीं थी। तो इसलिए नेताजी ने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरी गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करेंगे और वो अपने देश के लिए काम करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो एक्चुअली एक युवा नेता भी थे, जिन्होंने 1920 और 1930 के आसपास वो इतने लंबे पीरियड तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे। और उसके बाद उन्होंने आगे चल के वो प्रेसिडेंट भी बने आईएनसी के। जी हाँ दोस्तों, 1938 और 1939 को में वो प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और उसके बाद उनके जो विचार थे वो मोहनदास करमचंद जी यानी कि महात्मा गांधी के साथ मिल नहीं रहे थे। तो फिर उनको उन्होंने ये जो पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो छोड़ दी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग काम करेंगे और देश को अलग तरीके से और अलग नज़रिए से देश को आज़ादी दिलाएंगे और देश का भला करेंगे। उनका नज़रिया ये था दोस्तों कि महात्मा गांधी कहते थे कि बिना हिंसा किए हम लोग आज़ादी दिलाएंगे और आज़ादी के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र जी का ये सोच थी, ये कहना था कि बिना हिंसा किए हम लोग कभी भी आज़ादी को नहीं पा सकते। तो ये इस आइडियोलॉजी की वजह से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अकेले काम करेंगे, अपनी अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। और फिर वैसा ही हुआ। 1921 से लेकर 1941 तक वो 11 बार जेल गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनने इस दौर में बहुत स्ट्रगल किया और इंडिपेंडेंस यानी कि हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए उन्होंने एक नई अलायंस फॉर्म की, जिसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। होता यह है दोस्तों कि एक्चुअली हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने, आईएनसी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसे छोड़ने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो पूरे दुनिया घूमेंगे और एक अलायंस बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरे देश जाकर, जैसे सोवियत यूनियन हो गया, नाजी जर्मनी हो गया और जापान जैसे कंट्रीज़ में जाके उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया था कि वो इकट्ठा करके वो जो ब्रिटिश आर्मी है उस पर अटैक करेंगे और हमारे देश को आज़ाद करवाएंगे। तो फिर दोस्तों, इम्पीरियल जापानीज़ और हमारे हिंदुस्तानी मिलके उन्होंने एक बनाई ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम इंडियन आर्मी भी बोलते हैं।
तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे देश में जो इंडियन आर्मी की शुरुआत जो हुई, जिसके जो फाउंडर हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, तो आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया, जिसमें कुछ सिंगापुर के भी लोग भी थे, कुछ हमारे देश के वर्कर्स भी थे, कुछ जो जेल में जो थे दूसरी जगहों पर, वो सब हम सब लोग इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो फौज है ये हिंसा की मदद से खून के बदले खून निकाल के हमारे देश को आज़ाद करवाएगी। और दोस्तों फिर बाद में वही हुआ। दोस्तों एक बात ये भी है कि जापानीज़ जो थे वो हमारे बहुत सालों से ही हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि सुभाष चंद्र जी जो थे वो बहुत ही अच्छे उनके रिश्ते थे जापानीज़ जो लोग हैं उनके साथ, जिसकी वजह से उनकी जो आज़ाद हिंद फौज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी वो उसमें कुछ जापानीज़ भी थे और उनकी आर्मी के साथ हमारे जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे और जो कैदी थे जिन्होंने मिलकर हमारी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। हम इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले तो हमारे देश के जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसको आज़ाद करवाया। फिर उन्होंने वहाँ से वो लोग मणिपुर में आए और फिर वहाँ से चीज़ें और बढ़ी। सुभाष चंद्र जी के रिश्ते जापान के साथ बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से उस समय जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, तो 23 अगस्त 2007 को हमारे देश में आए और उन्होंने जो सुभाष चंद्र जी मेमोरियल में वो आए थे और उन्होंने नमन किया था और उन्होंने उनकी अच्छी बातें और अच्छी जो कहानियाँ हैं वो सबके साथ शेयर भी की थी। तो ये भी शो करता है कि सुभाष चंद्र जी कितने अच्छे कितने महान लोग थे। इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जो कि आज की डेट में जर्मनी में है, उसकी स्टैब्लिश जो कि उसकी जो रचना जो हुई थी वो भी हमारे जो सुभाष चंद्र जी हैं उन्होंने की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे, उनकी उन बातों को बहुत अच्छी लगती थी। उनका भी यही सोच थी कि भगवत गीता ही इस दुनिया की सबसे परम पूज्य किताब है, इसलिए वो भी भगवत गीता का आदर करते थे और जब भी कुछ करते थे तो हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे और फिर अपने डिसीजंस लेते थे। तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा शिक्षा भी मिलती थी और हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनको लेसन भी मिलता था। तो दोस्तों मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई है तो उसकी दुनिया के सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रॉब्लम के, वो सारे के सारे जो हमारी किताब है भगवत गीता उसमें मिल जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बात आज की डेट में पूरी दुनिया ये बात मानती है, जो कि सुभाष चंद्र जी ने भी मानी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी मानी। आई होप कोई पॉइंट समझ में आ गया। दोस्तों हो सकता है आपको सुभाष चंद्र जी जो है उनके वाइफ के बारे में ना पता हो, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये बात है जर्मनी की, जब जर्मन में जब हमारे जो सुभाष चंद्र जी थे वो मिले थे एक फीमेल है एमिली शेंकर उनसे, और फिर उनसे वो शादी भी करते हैं और फिर शादी के बाद कुछ सालों बाद उनको एक बेटी पैदा होती है अनीता बोस, जिनका नाम वो अनीता बोस रखते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये बात भी बता दी हो, जो कि बाद में एक जर्मन रियोन भी करती है और एक नोबेलिस्ट भी बनती है। दोस्तों शायद आपको कोई बात पता ना हो, मैं आपको बताता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम रखा था इंडियन स्ट्रगल, जो कि 1935 में रिलीज़ हुई थी। अब आपको समय मिले तो जरूर ये किताब पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ जो कही जाती है वो कही जाती है 18 अगस्त 1945 को, जब जापान वो जा रहे थे तो उसमें प्लेन दुर्घटना की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात समझ में आती है कि ये जो हुआ है इसमें हमको किसी को नहीं लगता कि इसमें कितना सच है। पर फिर भी ऑनलाइन जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं वो यही बोलती हैं कि जापान में जब वो जा रहे थे तो फ्लाइट उनकी जो एरोप्लेन है वो क्रैश हो गया। दोस्तों पर्सनली मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। जब देश आज़ाद होने वाला होता है तभी अचानक से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है उसके, और एकदम से मतलब कि क्या बोला जाए कि सिर्फ जस्ट कुछ सालों पहले वो, जबकि वो खुद एक समय उस स्थिति में थे जब वो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, और वो होते भी अगर वो जिंदा होते। तो क्या ये प्री प्लान था, क्या ये जानबूझ के किया गया और सच्ची में सुभाष चंद्र जी की डेथ ये हुई थी? तो दोस्तों इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, बट लेकिन जो थ्योरीज थी उसके बारे में मैंने आपको बताया जो सभी ये बात बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स थे जो मुझे आपके सामने शेयर करने थे।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, और ये आज भी हमको प्रेरणा देता है कि हमको अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमको खून पसीना बहाना होगा, तभी हम कुछ अचीव कर सकेंगे, तभी हम कुछ पा सकेंगे, नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ झेलते रहेंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये फैक्ट्स और फिगर्स अच्छे लगे हों। ठीक है, मैंने जल्दी उठ के ये वीडियो बनाया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो लाइक करो, अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं अच्छा पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और चूँकि आज सुभाष चंद्र जी बोस जी की जयंती थी तो मुझे उनको श्रद्धांजलि देनी थी, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आप लोग का फ़र्ज़ है, आप लोग ये वीडियो देखो, शेयर करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करो दोस्त। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, सोचो ये बात।